नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 अप्रैल 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। हिंदू में तो ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल्स कोविड से ही संबंधित हैं, जो एग्ज़ाम के लिए इतने रेलेवेंट नहीं हैं। हम 3 इश्यूज़ डिस्कस करेंगे। एक हिंदू का ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट से संबंधित, दूसरा इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सी राजा मोहन का, हमारे पड़ोस में अशांति से संबंधित, एक अफगानिस्तान में, दूसरा म्यांमार में। दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। दोनों जगह सिविल वार चल रहा है, कैसे शांति इस्टाब्लिश की जा सकती है। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लाइन का, वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग काफ़ी कम आई थी, 140 आउट ऑफ 156। तो 2-3 आर्टिकल तो हम इस इशू से संबंधित डिस्कस कर चुके हैं। आज कुछ सजेशंस हैं अलग से, तो उन सजेशंस को एक्सट्रैक्ट करके हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं हिंदू के इस आर्टिकल से, ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कोविड-19 की महामारी आने के बाद विभिन्न देशों की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुई, इंक्लूडिंग इंडिया। आपको भी पता है, पिछले साल फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर में तो इंडिया की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई, यानी इकोनॉमी ग्रो होने के बजाय श्रिंक हो गई। उसके बाद सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च की। आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत अलग अलग सेक्टर्स को पैकेजेस दिए। तो देखो, लोगों को वेलफेयर स्कीम प्रोवाइड करने के लिए और इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए सरकार के पास पैसा चाहिए। सरकार को पैसों की जरूरत है, तभी तो सरकार वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च कर सकती है। वो बिजनेसेस जिनको क्रेडिट की आवश्यकता है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सकता है बैंक्स के थ्रू। तो सरकार को पैसा तो चाहिए ही। पिछले साल रेवेन्यू भी आपको पता है कम प्राप्त हुआ, तो फिस्कल डेफिसिट भी काफ़ी बढ़ गया। और जब देखो फिस्कल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो उस देश में स्टॉक मार्केट भी टैंक कर जाती हैं, क्योंकि बाहर के इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा हुआ है, तो इस देश की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं है। लेकिन हुआ उल्टा। आपको भी पता है, पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था, तब से लेके अभी तक स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर पिछले साल जुलाई में सेंसेक्स 25,000 के आसपास था, तो आज के समय में सेंसेक्स जो है वो 48,000 49,000 इसके आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? मतलब उल्टा क्यों हुआ? एक तरफ अगर इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुई थी, तो फिर स्टॉक मार्केट पर इसका असर क्यों नहीं देखने को मिला? रीज़न देखो ये है, इन्वेस्टर्स को ऐसा लगा कि एकदम से अब इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होगी, सरकार खर्चा करेगी और डिमांड जो है इंडिया की इकोनॉमी में वो बूस्ट होगी, इसलिए अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सही है। तो स्टॉक मार्केट जो है वो बूम होती गई और ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो सोच के देखिए, जिसने पिछले साल जुलाई में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, उसको तो डबल रिटर्न्स मिले। तो इससे हुआ क्या है, इनइक्वालिटीज़ बल्कि और ज़्यादा बढ़ी है। एक तरफ लॉकडाउन के कारण लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया, लोगों के इनकम लेवल कम हुए। दूसरी तरफ बहुत से लाखों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया। बड़ी बड़ी कंपनीज ने पिछले साल बहुत पैसा कमाया। तो इनइक्वालिटीज़ इस पैंडेमिक के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, यानी इनकम में असमानताएं जो हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। अब इन इनकम में इनइक्वालिटीज़ को ठीक कैसे किया जाए? घूम फिर के बात वही आती है, सरकार को चाहिए पैसा। सरकार के पास रेवेन्यू होगा तभी सरकार जनता के लिए वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च कर पाएंगी, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स जनरेट कर पाएगी सरकार। अगर सरकार के पास पैसा है, तो पैसा कहाँ से आए सरकार के पास? देखो, विभिन्न इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने एक बात की वकालत की कि जो सुपर रिच हैं, बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, उनके ऊपर टैक्स को इंक्रीज किया जाए। फॉर एग्जांपल, कॉरपोरेट टैक्स रेट जो है इसे इंक्रीज कर दिया जाए, ताकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक, गूगल, अमेजोन, अंबानी, अदानी, ये ज़्यादा टैक्स पे करें। इनके पास ज़्यादा टैक्स पे करने की कैपेसिटी है, तो ये ज़्यादा टैक्स पे करें, यानी कॉरपोरेट टैक्स रेट को इंक्रीज किया जाए। आप बताइए, क्या आप इस बात से सहमत हो कि अगर सरकार को रेवेन्यू चाहिए तो कॉरपोरेट टैक्स रेट सरकार को इंक्रीज कर देना चाहिए, यानी जो सुपर रिच हैं वो ज़्यादा टैक्स पे करें, इससे इनकम इनइक्वालिटीज़ भी कम हो जाएंगी।
देखो इसके काफ़ी सारे रिपरकशंस हैं, हम उन सभी एस्पेक्ट्स को अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात साफ है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट क्या है? ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स का, डायरेक्ट इनकम पे टैक्स लगता है। और जीएसटी वगैरह ये क्या है? ये है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का देखो बर्डन आम आदमी पर ज़्यादा पड़ता है। मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज खरीद रहे हो जिसका एक्चुअल रेट है 1500 और प्लस में जीएसटी, आप जीएसटी भी पे करते हो। तो अब देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स, अब किसी की आर्थिक व्यवस्था अच्छी है, किसी की नहीं है, लेकिन हर एक कैंडिडेट सरकार को जीएसटी तो पे कर ही रहा है और सेम जीएसटी पे कर रहा है। जिस कैंडिडेट की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है वो भी उतना ही जीएसटी दे रहा है 1500 की टेस्ट सीरीज पर, और जिसकी अच्छी है वो भी उतना ही जीएसटी दे रहा है। यानी इनडायरेक्ट टैक्स ने ये नहीं देखा कि सामने वाला जो कैंडिडेट है अमीर है गरीब है, उसकी कैपेसिटी कितनी है देने की, नहीं, सबसे उतना ही जीएसटी वसूला गया। तो इसका आपने देखा कि जीएसटी का असर गरीब आदमी पर ज़्यादा पड़ता है ना, उसकी कैपेसिटी नहीं थी फिर भी उसने 18% जीएसटी दिया टैक्स सीरीज के ऊपर। लेकिन देखो डायरेक्ट टैक्स में क्या हो सकता है, कैपेसिटी के हिसाब से पैसा वसूला जा सकता है। जिसकी कैपेसिटी है, जो अमीर है, जो दे सकता है, उसे वसूला जाए, और जो नहीं दे सकता है उसको एग्जम्पशन दी जाए कि हाँ जिसकी इनकम 5 लाख से कम है वो कोई टैक्स पे नहीं करेगा। इसलिए विभिन्न इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स यही सपोर्ट करते हैं कि आप डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा पैसे वसूलो, इनडायरेक्ट टैक्स से कम वसूलो, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स से आप पैसे वसूल रहे हो मतलब गरीब आदमी से आप पैसे वसूल रहे हो। तो ये एक एस्पेक्ट है। अब दूसरा एस्पेक्ट इसी में देखिए कि जो सुपर रिच लोग हैं, बहुत ज़्यादा अमीर लोग, उनसे टैक्स वसूला जाता है कॉर्पोरेट टैक्स रेट को इंक्रीज करके। इसमें एक नुकसान पता क्या है, ये है कि ना विभिन्न देशों के बीच एक कंपटीशन होता है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। मान लीजिए इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स रेट है अभी फिलहाल 25%, अगर इंडिया इसे इंक्रीज कर देता है, इंडिया इसे 35% कर देता है, तो फिर बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आएगी। दिक्कत ये है, या तो अब देखो सारे देश ही इंक्रीज करें एक साथ कि हाँ सभी देशों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है उसे 35% रखेंगे, तो फिर कोई भी कंपनी है कहीं भी जा सकती है। अदरवाइज दिक्कत यह है इंडिया इंक्रीज कर दे कॉर्पोरेट टैक्स रेट को 35% कर दे, वियतनाम ना करे, इंडोनेशिया ना करे, तो फिर इन्वेस्टमेंट हमारे देश में नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट हमारे जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं ना, वियतनाम, इंडोनेशिया, वहाँ चली जाएगी और इंडिया को इससे नुकसान हो जाएगा। ये दिक्कत है। इसीलिए तो ये पूरा जो आर्टिकल है वो कहता है एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट होना चाहिए। पूरा आर्टिकल इसी पे आधारित है कि सभी देश मिल के आपस में डिसाइड कर लें कि भैया हम इन बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए जो टैक्स रेट है वो कोई भी रेट डिसाइड कर लें, जैसे 30% से नीचे नहीं जाने देंगे। अभी क्या है, एक देश इंक्रीज कर देता है, अगर कॉर्पोरेट टैक्स रेट को बाकी देश इंक्रीज करते नहीं है तो फिर उस देश को नुकसान हो जाता है, फिर उस देश में इन्वेस्टमेंट आती नहीं है फिर। इसलिए आवश्यकता ये है कि विभिन्न देश मिल के आपस में डिसाइड कर लें कि एक मिनिमम ग्लोबल टैक्स रेट हम रखेंगे और इससे कम टैक्स रेट हम रखेंगे नहीं, ताकि इन बड़ी बड़ी कंपनी से अच्छा खासा टैक्स वसूला जाए। वैसे भी देखो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, ये आपको भी पता है प्रॉफिट अपना शिफ्ट कर देती हैं। पहले भी हमने ये कंसेप्ट डिस्कस किया है, फिर से आपको बताता हूँ। ये टर्म आपने सुना होगा, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। जैसे एग्जांपल के सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए गूगल जो है इंडिया में व्यापार करते हुए 1000 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाती है। अब गूगल ने देखा कि 1000 करोड़ रुपए प्रॉफिट हमारा इंडिया में बना है, टैक्स देने की बारी आई तो हमें 25% टैक्स देना पड़ेगा, यानी 250 करोड़ टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन गूगल चालाकी खेलती है। गूगल क्या करती है, अपना जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज करके दिखा देती है। गूगल की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर गूगल ए, या फिर कोई भी मान लीजिए, अल्फ़ाबेट ए मान लीजिए, क्योंकि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट ए मान लीजिए। अल्फ़ाबेट ए कहाँ पे है? नॉर्दर्न आयरलैंड में। और नॉर्दर्न आयरलैंड में काम क्या करती है अल्फ़ाबेट ए, गूगल की सब्सिडरी कंपनी? डेटा को मैनेज करती है, और इसके लिए डेटा मैनेज करने के लिए पैसे चार्ज करती है। तो इंडिया में जब गूगल ने देखो 1000 करोड़ रुपए कमाए, तो इन्होंने ना अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करके दिखा दिया इंडियन गवर्नमेंट को कि हमें एक्चुअल में प्रॉफिट 1000 करोड़ नहीं हुआ, हमें 500 करोड़ हुआ है।
500 करोड़ हमने दिया अल्फ़ाबेट ए को अपना डेटा मैनेज करने के लिए, जो कि कहाँ काम करती है, नॉर्दर्न आयरलैंड में। तो प्रॉफिट कम करके दिखा दिया, एक्चुअल में हुआ था 1000 करोड़, लेकिन उन्होंने एक्सपेंडिचर ऐसे दिखा दिया कि 500 करोड़ तो हमने अपनी ही एक सब्सिडरी कंपनी को दिए हैं जिसने हमारा डेटा मैनेज किया। अब वो तो देखो बढ़ा चढ़ा के कुछ भी दिखा दो, क्योंकि इन्हीं की खुद की सब्सिडरी कंपनी है। 500 करोड़ के बजाय 600 करोड़ बोल दो कि हमने अल्फ़ाबेट ए को 600 करोड़ रुपए दिए डेटा मैनेज करने के लिए, इनकी घर की कंपनी है। अब इनको फ़ायदा ये है गूगल को, इंडिया में तो इन्होंने अपना प्रॉफिट कम करके दिखा दिया, 1000 करोड़ से कम करके दिखा दिया 400 करोड़ या फिर 300 करोड़ जितना भी। और ज़्यादा प्रॉफिट किसको हुआ, अल्फ़ाबेट ए को, जो कि कहाँ पे है, नॉर्दर्न आयरलैंड में। नॉर्दर्न आयरलैंड में जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो वैसे ही कम है, 1-2% है। तो इन्होंने अपना प्रॉफिट ना शिफ्ट कर दिया। गूगल को एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ था इंडिया में, लेकिन इन्होंने अपना एक्सपेंडिचर जानबूझ के इतना इंक्रीज करके दिखाया कि प्रॉफिट शिफ्ट हो गया इंडिया से कहाँ पे, नॉर्दर्न आयरलैंड में, जहाँ इनकी सब्सिडरी कंपनी थी जिसको खर्चा इन्होंने बढ़ा चढ़ा के दिखाया। तो ये तरीका अपनाती हैं ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपना प्रॉफिट शिफ्ट करने के लिए। अब देखो ये जो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग है ना, इससे ना सिर्फ इंडिया को नुकसान होता है बल्कि सभी मेजर कंट्रीज को नुकसान होता है। सिर्फ इन्हीं कंपनीज को फायदा होता है जो ऐसी टेक्निक्स अपनाती हैं जिनसे इनको कम से कम टैक्स पे करना पड़े। अब यूरोपियन यूनियन भी परेशान है इन बड़ी कंपनीज से कि किस प्रकार से ये अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर देती हैं टैक्स हेवन कंट्रीज में। टैक्स हेवन कंट्रीज वो कंट्रीज जहाँ पे टैक्स रेट वैसे ही बहुत ज़्यादा कम है। अगर देखो ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट होगा तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना फिर अपना प्रॉफिट शिफ्ट नहीं कर सकेंगी। अभी तो ये क्या करती हैं, टैक्स हेवन कंट्रीज में अपनी कोई फर्जी सब्सिडरी स्टैब्लिश कर लेती हैं। अगर ये टैक्स हेवन कंट्रीज हो ही ना, पूरे वर्ल्ड में सभी देशों का एक मिनिमम टैक्स रेट तो हो, तो फिर ये कंपनीज अपना प्रॉफिट शिफ्ट नहीं कर सकेंगी। यूरोपियन यूनियन ने गूगल, एप्पल पर इस प्रकार की प्रैक्टिसेस के लिए फाइन भी लगाया था। इवन यूएसए के उस समय के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने 2009 में बोला था कि यूएस को हर साल $100 बिलियन का नुकसान होता है इन प्रैक्टिसेस के कारण। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज अपना जो प्रॉफिट शिफ्ट कर लेती हैं टैक्स हेवन कंट्रीज में, इन प्रैक्टिसेस के कारण यूएसए को हर साल $100 बिलियन का टैक्स रेवेन्यू का नुकसान होता है। लास्ट में इंडिया के संदर्भ में बात की जाती है। इंडिया ने भी देखो 2019 में अपना कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटा दिया था इस उम्मीद में कि अब ज़्यादा कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगी, और इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेगी और सरकार को भी ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, ऐसा सरकार ने सोचा था। बट आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो इंडिया के कॉर्पोरेट टैक्स रेट के कम करने के बावजूद ऐसा नहीं दिखा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई हो, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स रेट के कम करने से नुकसान इंडिया को जरूर हुआ है। सरकार को कम रेवेन्यू प्राप्त हुआ है क्योंकि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम कर दिया। अगर सरकार को यही रेवेन्यू ज़्यादा प्राप्त हुआ होता तो सरकार एक्सपेंडिचर करती, सरकार ज़्यादा स्कीम्स लॉन्च कर पाती, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाती, तो उससे बल्कि ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता, उससे लोगों का इनकम लेवल ज़रूर इंक्रीज़ होता। तो कुल मिला के राइटर का जो व्यू है वो यही है कि सुपर रिच पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाए, कॉर्पोरेट टैक्स रेट को इंक्रीज़ किया जाए। लेकिन एक देश कॉर्पोरेट टैक्स रेट को इंक्रीज़ कर देता है, बाकी देश नहीं करते हैं, तो फिर उस देश को नुकसान हो जाता है। इसलिए अब समय आ गया है कि विभिन्न देश मिल के ये डिसाइड करें कि हाँ, एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट तो हम रखेंगे ही, वो 30% हो सकता है, 35% हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो फिर विभिन्न देशों की सरकारों को ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होगा और उस रेवेन्यू का इस्तेमाल कर सकेंगी वो जनता की वेलफेयर के लिए, और वर्ल्ड में जो इनकम इनइक्वालिटीज़ हैं वो भी कम होंगी। अभी तो देखो ये एप्पल, गूगल, फेसबुक, ये जो कंपनीज है ना बड़ी होती जा रही हैं लगातार लगातार लगातार, और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो इनसे थोड़ा पैसा ले लिया जाए सरकारों के द्वारा और गरीबी दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वर्ल्ड में इनकम इनइक्वालिटीज़ भी तो कम होंगी ना। तो यही वकालत राइटर करते हैं। पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल नेबरहुड में अशांति से संबंधित है। देखो इंडिया के नेबरहुड में 2 जगह पर अभी फिलहाल अशांति है। कहाँ कहाँ पर आप बताइए। एक तो देखो अफ़गानिस्तान में फ़िलहाल क्या हालात हैं। टर्की में यूएन फैसिलिटेटेड बातचीत होनी थी लेकिन वो हो नहीं इसकी। क्यों? तालिबान ने मना कर दिया है। तालिबान ने ये बोला है कि जब तक देखो
फॉरेन ट्रूप्स अफगानिस्तान की धरती को छोड़ के नहीं जाएंगी। पहले टारगेट था 1 मई का, अब यूएसए ने इसको एक्सटेंड कर दिया है 11 सितंबर। अभी टारगेट रखा है कि 11 सितंबर से पहले हम अफगानिस्तान को छोड़ के चले जाएंगे। सॉरी। तालिबान ने कहा है आप जब तक छोड़ के जाओगे नहीं तब तक हम बातचीत में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा देखो वैसे इसलिए क्योंकि तालिबान चाहता है कि एक बार जब फॉरेन ट्रूप्स अफगानिस्तान को छोड़ के चले जाएंगी तब वो बातचीत में अपनी मनमानी कर सकता है, तब मतलब उसके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। इसलिए तालिबान पहले ये चाहता है कि सारे चले जाएं, फॉरेन ट्रूप्स जो हैं अफगानिस्तान को छोड़ के, उसके बाद वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ बातचीत में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये तो कहने की बात है। देखो, तालिबान की मंशा पर तो हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि वास्तव में तालिबान बातचीत करना भी चाहता है या फिर नहीं करना चाहता है। क्या तालिबान इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब यूएसए और यूएसए के एलाई कंट्रीज की फोर्सेस अफगानिस्तान से जाए, कब वो अपने फोर्स की सहायता से अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करें? हमेशा से तालिबान की जो मंशा है उस पर सवाल उठते हैं। चलो, ये तो हमने बात की अभी फिलहाल तालिबान की। और हमारे पड़ोस में दूसरी जगह पे कहाँ पे अभी फिलहाल अशांति है? दूसरी जगह पे अशांति है म्यांमार में। जैसा आप जानते हो, म्यांमार में मिलिट्री कू हो गया था, यानी म्यांमार की मिलिट्री ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था और तब से लेके अभी तक वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहे हैं। मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो मिलिट्री कू के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मिलिट्री भी इन प्रोटेस्टर्स को दबा रही है ज़ोर शोर से। अभी तक 745 प्रोटेस्टर्स की जान चली गई है, यानी बहुत वायलेंस हो रहा है। म्यांमार में भी काफ़ी अशांति है। और म्यांमार में भी अभी फिलहाल आसियान ने कोशिश की है म्यांमार में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। आसियान का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था हाल ही में और म्यांमार के एक सीनियर जनरल गए थे उस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आसियान के मेंबर कंट्रीज़ ने म्यांमार के सीनियर मिलिट्री जनरल को कहा कि देखो, कुछ भी हो, फिलहाल वायलेंस को ख़त्म करने की आवश्यकता है। तो म्यांमार के जो सीनियर जनरल गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, उन्होंने भी माना कि हाँ, वायलेंस बंद करने की आवश्यकता है। तो एक डेलीगेशन जाएगा आसियान का अभी म्यांमार में, ताकि वेरियस पक्षों की बातचीत को सुना जा सके, मतलब वेरियस पक्षों का जो व्यू पॉइंट है उसे सुना जा सके। इसके बाद राइटर ये कहते हैं, जब देखो दो देशों के बीच लड़ाई होती है ना, फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान या फिर इंडिया चाइना, मतलब दो देशों के बीच डिफरेंसेस आते हैं, डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, तो कैसे न कैसे करके दोनों देशों के बीच जो डिफरेंसेस हैं वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के सहायता से सुलझाए जा सकते हैं। मतलब सहमति बनाई जा सकती है दो देशों के बीच और जॉइंट स्टेटमेंट इस प्रकार की जारी की जा सकती है कि यूँ ना लगे कोई भी देश जीता है, कोई देश हारा है। जैसे इंडिया और चाइना के बीच डोकलाम विवाद सुलझा तो जॉइंट स्टेटमेंट कैसी थी? बिल्कुल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, पता ही नहीं लग रहा था कि इंडिया जीता है या फिर चाइना की जीत हुई है नेगोशिएशन से। अभी भी पैंगोंग सो रीजन में जब दोनों देशों की फोर्सेस पीछे गई तो पता ही नहीं लगा मतलब किसकी जीत हुई, किसकी हार आई, किसने घुटने टेके। लेकिन देखो, जब सिविल वार होता है ना, एक ही देश के अंदर दो पार्टीज के बीच लड़ाई होती है ना, जैसे अफगानिस्तान में अफगान सरकार है एक तरफ, दूसरी तरफ तालिबान है, उसी प्रकार से म्यांमार में एक तरफ म्यांमार की आर्मी है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो डेमोक्रेसी पसंद करते हैं। ये सिविल वार के एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों पार्टीज के बीच सहमति बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे तालिबान की अफगान सरकार के साथ सहमति बनाना बहुत मुश्किल है। तालिबान ने ऐसे ऐसे वादे किए हैं कि हाँ, हम सरिया इस्टेब्लिश करेंगे, पूरी तरह से पावर हमारे हाथ में आएगी, तो तालिबान मानेगा ही नहीं अफगान सरकार के साथ पावर शेयर करना। उसी प्रकार से अफगान सरकार के लिए भी मुश्किल होगा कि वो तालिबान के साथ पावर शेयर करे, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाए जिसमें तालिबान भी हो और अफगान सरकार भी हो। ये उनके लिए एडजस्ट करना मुश्किल होगा। उसी प्रकार से अब चूंकि देखो म्यांमार की मिलिट्री ने इतने ज़्यादा लोगों को मारा है, 745 प्रोटेस्टर्स की डेथ हो गई है, तो वो लोग जो म्यांमार में डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है कि हाँ, उसी म्यांमार की मिलिट्री के साथ कदम बढ़ा के चलना जिन्होंने इतने सारे प्रोटेस्टर्स की हत्या कर दी है। तो इतनी सारे पॉइंट बोल के राइटर का जो एसेंस है वो यही है, जब दो देशों के बीच में आपस में डिफरेंसेस आते हैं ना, उनको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के तले दबाया जा सकता है। जैसे तैसे करके ये वर्ल्ड को दिखाया जा सकता है
कि किसी भी देश की जीत नहीं हुई है, ना ही किसी देश की हार हुई है। लेकिन जब सिविल वार होता है, एक ही देश के अंदर दो पार्टीज के बीच लड़ाई होती है ना, तो सहमति बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद राइटर ये कहते हैं दोनों जो ये सिविल वार्स हैं, एक म्यांमार में एक अफगानिस्तान में, ये सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों की स्टोरीज अलग अलग हैं। जैसे अफगान कन्फ्लिक्ट जो है वो 1970s से इमर्ज होकर आता है। 1970s में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टाब्लिश हुई थी अफगानिस्तान में। उसके बाद 1979 में उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में दस्तक दी, मतलब यूएसएसआर ने अपनी फोर्सेस भेजी थी। लेकिन यूएसएसआर की फोर्सेस का विरोध किया गया मुजाहिदीन्स के द्वारा। मुजाहिदीन्स को सपोर्ट किया गया था उस समय पाकिस्तान और यूएसए जैसे देशों के द्वारा। तो 1979 से लेके 89 तक तो यूएसएसआर की फोर्सेस रहीं अफगानिस्तान में, लेकिन 89 में यूएसएसआर की फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़ के चली गई। उसके बाद अफगानिस्तान में कैओस क्रिएट हो गया, अलग अलग पार्टीज़ के बीच लड़ाई चलने लगी। फिर 1996 में तालिबान ने कब्जा कर लिया। 1996 से लेकर 2001 के बीच अफगानिस्तान में तालिबान का रूल रहा। उसके बाद यूएसए ने इंटरवेंशन किया जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था। तो 2001 के बाद से अफगान सरकार सत्ता में है, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, और यूएसए मौजूद रहा। तो ये तो है अफगानिस्तान की कहानी, जहां पर 1970s से ही कन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसके बाद अब हम डिस्कस करें म्यांमार की कहानी। म्यांमार में भी देखो म्यांमार देखो ऑलमोस्ट तभी आज़ाद हुआ जब इंडिया आज़ाद हुआ ब्रिटिशर से। लेकिन 1962 में वहाँ पे मिलिट्री ने कब्जा कर लिया। फिर थोड़े समय के लिए मिलिट्री ने सत्ता छोड़ी, लेकिन 1988 में फिर से म्यांमार की मिलिट्री ने सू की द्वारा जो मैंडेट जीता गया था, इलेक्शन जीता गया था, उसे दबा दिया और सत्ता अपने हाथों में ले ली। कई साल तक रूल किया। 2010 के बाद फिर से मिलिट्री ने थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी आने दिया। नया संविधान बना 2008 में। संविधान ऐसा था कि 25% सीट्स तो मिलिट्री के पास ही रहेंगी, मतलब वो तो मिलिट्री के लिए रिजर्व हैं। लेकिन ये भी गवारा नहीं था म्यांमार की मिलिट्री को। फिर से अभी जो पिछले साल इलेक्शंस हुए 2020 में, सू की पार्टी बहुत ज़्यादा मेजोरिटी के साथ बहुमत में आई, लेकिन इससे पहले वो अपनी सत्ता संभालते पहले ही मिलिट्री ने कब्जा कर लिया सत्ता पर, और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है और प्रोटेस्ट अभी चल रहा है। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो हमने समझा कि म्यांमार के सिविल वार की अलग कहानी है, अफगानिस्तान के सिविल वार की अलग कहानी है। लेकिन देखो कोई भी सिविल वार हो, पीस इस्टेब्लिश करने के लिए 3 कॉमन थीम्स पर ध्यान देना जरूरी है। पहली कॉमन थीम, वायलेंस खत्म किया जाए। अफगानिस्तान में देखो तालिबान वायलेंस खत्म करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। दिक्कत ये है, हालांकि यूएसए की फोर्सेस के अगेंस्ट तो अभी तालिबान वायलेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि तालिबान को पता है यूएसए अभी अफगानिस्तान को छोड़ के जाने वाला है। लेकिन अफगानिस्तान में सिविलियंस और अफगान फोर्सेस जो हैं उनके खिलाफ अभी भी तालिबान जो है वो वायलेंस कर ही रहा है, और लाख कोशिशों के बावजूद तालिबान को अभी ये कन्विंस नहीं कराया जा सका है कि आप वायलेंस छोड़ दीजिए। उसी प्रकार से म्यांमार में म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा अभी वायलेंस किया जा रहा है। हालांकि आसियान ने ये समझाने की कोशिश की है म्यांमार की मिलिट्री को कि आप वायलेंस छोड़ दीजिए, लेकिन म्यांमार की मिलिट्री मानेगी, वायलेंस छोड़ेगी, इसकी संभावना कम ही दिखाई देती है। इसके बाद राइटर दूसरी थीम की बात करते हैं। कोई भी सिविल वार हो, दूसरे स्टेप पे फोकस करना होता है सभी स्टेक होल्डर्स के बीच बातचीत। अभी देखो आसियान ने कोशिश की है, वो डेलीगेशन भेजेंगे जो म्यांमार में विभिन्न पक्षों के बीच बातचीत करवाएंगे। बट देखो म्यांमार की मिलिट्री ने काफ़ी अत्याचार किए हैं, यानी जो मिलिट्री कू हुआ है उसके बहुत सारे विक्टिम्स हैं। वो विक्टिम्स म्यांमार की आर्मी से बात करेंगे, वो भी म्यांमार की आर्मी की टर्म्स पर। ये आसान नहीं होगा, वो म्यांमार की आर्मी पर विश्वास नहीं करेंगे। और बात करें अफगानिस्तान की, तालिबान तो देखो किसी ना किसी बहाने से बातचीत को डिले ही कर रहा है। कभी कहता है प्रिजनर्स को छोड़िए, और दूसरी तरफ अफगान सरकार तालिबान की टर्म्स को मानता नहीं है। अफगान सरकार कहती है कि नहीं, हम प्रिजनर्स को नहीं छोड़ेंगे, वो खूंखार आतंकवादी हैं, बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ा है। तो बातचीत डिले हो रही है। अब तालिबान ये बोलता है कि जब तक फॉरेन ट्रूप्स नहीं जाएंगी तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। मतलब डायलॉग को तालिबान किसी ना किसी बहाने से डिले करता जा रहा है।
इसके बाद बारी आती है तीसरी थीम की। तीसरा थीम है रोल ऑफ थर्ड पार्टी मीडिएटर्स। जहां देखो अफगानिस्तान के कन्फ्लिक्ट में बहुत सारे थर्ड पार्टी मीडिएटर्स हैं। सभी जो ग्लोबल मेजर पावर्स हैं जैसे चाइना, रशिया, इवन टर्की, इंडिया, इनका रोल है, यूएसए का तो है ही, इनका रोल है अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में, और इसलिए ये कोशिश भी कर रहे हैं। जो अभी टर्की में यूएन फैसिलिटेटेड बातचीत होनी थी उसमें 6 देश थे, ये सारे थे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, यूएस। तो ये सब एक प्रकार से मीडिएटर्स ही आप कह लीजिए इनको। सब चाहते हैं अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आए, सब ये भी चाहते हैं अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी उन्हीं के हिसाब से आए। मतलब इन मेजर कंट्रीज़ की इस बात पे सहमति नहीं है कि कैसी स्टेबिलिटी आनी चाहिए, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में। इसीलिए बल्कि जो सेटलमेंट है, अफगान सॉल्यूशन है शांति का, वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सभी देश अलग अलग तरह की शांति चाहते हैं। और जो दूसरी तरफ जबकि म्यांमार की बात करें, म्यांमार में कोशिश की है आसियान ने बोला है कि हम एक डेलीगेशन भेजेंगे जो कि मीडिएशन का काम करेगा। लेकिन वही बात देखने वाली ये होगी कि म्यांमार की जो आर्मी है वो फिलहाल कैसी टर्म्स सेट करती है अपोजिशन के साथ बातचीत करने के लिए, और क्या अपोजिशन म्यांमार की मिलिट्री की टर्म्स पर बातचीत करेगा म्यांमार में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए या फिर नहीं करेगा। लास्ट में कंक्लूजन में ये बोला जाता है, देखो एक दिक्कत ये है कि चाहे वो म्यांमार की मिलिट्री हो या फिर तालिबान हो, दोनों को ना प्रेशर झेलने की आदत है। मतलब तालिबान को अभी भी चलो मान लिया कुछ देशों ने रिकॉग्नाइज कर लिया हो जैसे रशिया, चाइना, अभी तो विभिन्न देश तालिबान के साथ डील करने में हिचकिचा नहीं रहे हैं, इनके साथ एंगेज कर रहे हैं। लेकिन पास्ट में तो तालिबान के साथ विभिन्न देश एंगेज भी नहीं करते थे, और वही हाल म्यांमार की मिलिट्री का है। म्यांमार की मिलिट्री पर पहले भी बहुत सारे सैंक्शंस थे। तो दोनों देशों में मुश्किल ये है कि इन दोनों को असर नहीं होता है ज़्यादा, कि धमकी दी जाए आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, अफगानिस्तान या म्यांमार को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया जाएगा अगर आप बात नहीं मानोगे, तो भी इन दोनों एक्टर्स पर ज़्यादा असर होता नहीं है। तो विभिन्न देशों का प्रेशर ज़्यादा काम करता नहीं है, ना सिर्फ म्यांमार की मिलिट्री पर और अफगानिस्तान में तालिबान पर भी। ये एक बड़ी दिक्कत है। तो कुल मिला के राइटर लास्ट में कंक्लूड ये करते हैं कि दोनों देशों के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं अभी तो देखो ब्राइट ज़्यादा दिखाई देते नहीं हैं। तो मेजर कंट्रीज़ को, जो वर्ल्ड की बड़ी कंट्रीज़ हैं, उनको आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ लाने होंगे। एक फ्रेश थिंकिंग की आवश्यकता है ताकि दोनों देशों में पीस इस्टेब्लिश की जा सके, म्यांमार में भी और अफगानिस्तान में भी। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। कंटेक्स्ट देखो ये है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग काफ़ी गिर गई। इससे संबंधित हमने आर्टिकल्स भी डिस्कस किए। इंडिया को इस साल रैंक प्राप्त हुआ 140 आउट ऑफ 156 कंट्रीज़। साउथ एशिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये देश ऐसे हैं जिनकी रैंकिंग इंडिया से ख़राब है। अदरवाइज़ तो देखो बांग्लादेश की रैंकिंग 65 है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से संबंधित बेसिक्स तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किए हैं। जैसे 4 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इंडेक्स तैयार किया जाता है: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, और सबसे लास्ट में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। हम इस आर्टिकल में इस बात पर फोकस करेंगे कि किया क्या जा सकता है, मतलब सॉल्यूशंस पे फोकस करेंगे। तो राइटर जो सजेशंस देते हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। राइटर कहते हैं एजुकेशनल अटेनमेंट एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। ये देखा गया है कि गर्ल्स का जो इनरोलमेंट है स्कूल्स में वो कम हुआ है। जैसे प्राइमरी स्कूल्स में है अभी 93%, सेकेंडरी स्कूल्स में 62% और टर्सरी स्कूल्स में 29%। ये अलार्मिंग है। तो यहाँ पे एक स्किल इंडिया प्रोग्राम की सहायता से इस गैप को फिल किया जा सकता है। दूसरा सजेशन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इस पैरामीटर में इंडिया की जो रैंक है वो पिछले साल 18 थी, इस साल 51 हो गई है। यानी महिलाओं की जो संख्या है एज ए MPs, MLAs, मिनिस्टर्स, वो कम हुई है। देखो कायदे से हमारे देश में 50% MPs, MLAs, मिनिस्टर्स महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे लोकल गवर्नमेंट्स में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिला है और इससे महिलाओं का पार्टिसिपेशन लोकल गवर्नमेंट्स में इंक्रीज़ हुआ है, उसी प्रकार से
जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं या फिर जनरल इलेक्शंस होते हैं उनमें भी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इससे संबंधित बिल देखो, वुमेन रिजर्वेशन बिल 2008 काफ़ी समय से पेंडिंग है, लेकिन अभी तक ये पास नहीं हो उसका है, तो इसको पास करने की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन, सरकार ने देखो स्कीम्स तो काफ़ी लॉन्च की हैं ताकि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बिजनेस में भी इंक्रीज हो, जैसे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर, बेटी बचाओ। लेकिन एक इंटीग्रेटेड एंड अलाइंड अप्रोच की आवश्यकता है। अभी महिलाओं के लिए ये जो स्कीम्स है ना वो स्कैटर्ड है काफ़ी ज़्यादा, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम नहीं है। और कई सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो महिलाओं के लिए लॉन्च कर दी जाती हैं लेकिन उनका ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, मतलब पैसे एलोकेट कर दिए जाते हैं लेकिन वो पैसे यूज ही नहीं हो पाते। जैसे निर्भया फंड का एग्जाम्पल दिया जाता है, सरकार ने 1000 करोड़ रुपए एलोकेट किए लेकिन वो पूरी तरह से यूज ही नहीं किए, यूटिलाइज ही नहीं किए। तो जो स्कीम्स हैं महिलाओं के लिए उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। और अब टाइम आ गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये स्लोगन है इसको अपग्रेड कर दिया जाए, बेटी बचाओ बेटी कमाओ। मतलब ये इंश्योर किया जाए कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इसके लिए देखो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी लॉन्च की जा सकती है, इस्टेब्लिश की जा सकती है, जैसे आधार कार्ड के लिए है UIDAI। UIDAI का ऑफिस लोकल लेवल पे है। उसी प्रकार से महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में और महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए एक बॉडी इस्टेब्लिश की जाए जिसकी प्रेजेंस लोकल लेवल पे हो और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पैरामीटर्स को समय समय पे एनालाइज करती रहे। एजुकेशन से संबंधित क्या पैरामीटर्स हैं महिलाओं के लिए, स्किलिंग, सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी, इनफॉर्मल सेक्टर लेबर पार्टिसिपेशन, वेज पैरिटी, वुमेन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन सभी इश्यूज को ध्यान में रख के ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ काम करे। इसके साथ साथ देखो जैसे सरकार का एक प्रोग्राम है एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स इनिशिएटिव, इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को अकाउंटेबल बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को अकाउंटेबल बनाया जा सकता है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स हैं उनका ठीक से यूटिलाइजेशन हो, ये इंश्योर करना। समझ गए? मतलब अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना जरूरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि जो इतनी सारी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उनका ठीक से इस्तेमाल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अक्सर ये देखा गया है कि वो महिलाएं जिनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी है और उनको अगर माइक्रो लोन दिया जाता है काम करने के लिए तो वो ज़्यादा डिसिप्लिन होती हैं लोन लौटाने में। वो अपना बिजनेस चलाती हैं, प्रॉफिट होता है तो वो पूरे अनुशासन के साथ उस लोन को वापस चुकाती हैं। तो इंडिया पोस्ट जो है यानी हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट ये प्रॉफिटरिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को रिप्लेस कर सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को क्रेडिट दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं सेल्फ एम्प्लॉयड हों, वो लोकल लेवल पे काम करें और बाद में अगर उनका काम चलेगा तो वो लोन भी चुका देंगी। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस में देखे हुए वैसे जेंडर पैरिटी इंश्योर करना ये CEO का काम है। किसी भी कंपनी के CEO को बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे वुमेन प्रोग्रेस इन करियर, अप स्किलिंग, महिलाओं की जो स्किलिंग है कंपनी में जो काम करती हैं वो स्किलिंग समय समय पे इम्प्रूव होती रहनी चाहिए ताकि जो प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स हैं वो महिलाओं के लिए कम ना हों। अगर बच्चे का जन्म होता है तो महिलाएं फिर से करियर में लौट सकें, इसके लिए रिटर्न टू करियर स्कीम्स होनी चाहिए। फ्लेक्सिब वर्क, स्पेशल लीव, वेज पैरिटी, हाइब्रिड वर्किंग मॉडल्स, ये सब चीज़ें इंश्योर करना किसका काम है? किसी कंपनी के CEO का काम है, तभी वो जेंडर पैरिटी इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट सजेशन, इस बार वेरियस कंपनीज को एनकरेज किया जाए कि वो CSR फंड्स का इस्तेमाल करें लोकलाइज्ड वुमेन कम्युनिटी एंगेजमेंट और स्किलिंग के लिए। मतलब इस बार कंपनीज को एनकरेज किया जा सकता है कि आप लोकल लेवल पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अपने फंड्स का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके उनकी पार्टनरशिप में। लास्ट में कंक्लूजन में ये बोला जाता है, देखो अगर अभी फ़िलहाल हमारे देश में जो जेंडर के बीच में गैप है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे करंट स्पीड पे तो 100 साल लग जाएंगे। इसीलिए हमें इस इशू पे अर्जेंट फोकस की आवश्यकता है और दोनों को अपना रोल प्ले करना होगा, ना सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि प्राइवेट सेक्टर को भी। अगर देखो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के टारगेट को अचीव करना है तो इसमें महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। ये भी सरकार को और प्राइवेट सेक्टर को पहचानना होगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।